नमस्कार। कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा आज के कारवां में आपकी हमसफर। आज इस कारवां में जिस सितारे की चमक से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वे हैं श्री यशपाल शर्मा। हरियाणा स्थित हिसार में जन्मे श्री यशपाल शर्मा आज बंबई फिल्म नगरी के आकाश में एक दमकते हुए सितारे की तरह विद्यमान हैं। पर इस सितारे ने भी एक साधारण इंसान की तरह बचपन जिया, लड़कपन भोगा और युवा हुए। आइए छेड़े इनके बचपन के तार। जिंदगी मिलने से लेकर जिंदगी को जानने तक का समय वो होता है जिसे हम बचपन कहते हैं। और अगर आप बचपन के बारे में जानना चाहें तो जरूरी है कि जिंदगी के प्रारंभिक वर्षों को जाना जाए। कैसा था यशपाल जी का बचपन, आइए जानें। मेरा बचपन जो है जहाँ मैं पैदा हुआ और पूरा बचपन मेरा जहाँ बीता वो है एक जगह है हरियाणा में, हिसार। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। तो वहाँ पर कैनाल कॉलोनी में मेरा पूरा बचपन जो है वो बीता है। कैनाल कॉलोनी और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर मेरा बचपन बीता है। तो वहाँ जितने भी जो खेल होते हैं बच्चों के, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा खेल जो छोटे शहरों में या गांव में होता है वो कोई छूटा नहीं मुझसे जो मैंने ना खेला हो। चाहे वो इमली की गिटक हो, चाहे वो सिगरेट की डब्बियाँ हों, चाहे वो कोका कोला की डब्बियाँ हों, चाहे वो शिटापू हो, चाहे लुकम छिपाई हो, चाहे पकड़म पकड़ाई हो, चाहे वो चांदमारी पर गोलियाँ चलाते थे तो उसकी जो रांग की जो गोलियाँ होती थी वो, चाहे कंचे या मतलब मेरे ख्याल से काठ कटंबर, लोहा लंबर, फिर पिट्ठू गर्मा गर्म जो उसको तोड़ करके, मेरे ख्याल से कोई भी खेल ऐसा नहीं जो छूटा हो मुझसे, सब खेले। जिंदगी में एक दौर वो भी आता है जब हम अपने आप से मुलाकात करते हैं, हमें पता चलता है अपने रुझान के बारे में। यशपाल शर्मा जी के जिंदगी में ये दौर कैसा था, आइए उन्हीं से पूछें। बचपन के तार छिड़े तो उनकी स्वर लहरियां ये गाकर बताने लगी कि अभिनय की जड़ें तो कहीं बचपन में ही जमी हुई थीं। उसे तो बस मन और आत्मा से स्वीकृति मिलनी बाकी थी। जब हम कुछ दोस्त होते थे जो स्कूल ख़त्म होने के बाद ये टाट वगैरह फाड़ करके या कपड़े वपड़े इकट्ठे करके रामलीला के लिए एक स्टेज बना करके करते थे। तो एक बीज तो वहाँ से मैं मानता हूँ कि बीज वहाँ से डला है। या एक जो शौक, जिस तरीके का शौक मतलब शौकिया तौर से मैं करना शुरू किया तो वहाँ से मैंने शुरू किया। क्योंकि और लोगों का जो रिस्पांस मिलता था, जो लोग देखने आते थे रामलीला के, हम रामलीला कम और कॉमेडी और कुछ छोटे छोटे नाटक वगैरह करते रहते थे छोटे छोटे अपने आप बना करके, वो ज़्यादा लोगों को बहुत पसंद आते, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तो हमें लगा कि हम कुछ लिख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं या कुछ एंटरटेन कर सकते हैं। तो उस वहाँ से एक प्रकार से शुरुआत हुई। उसके बाद फिर जन्माष्टमी पर ये नाटक होता था कृष्ण अवतार। फिर या दिवाली के वक्त, दशहरा के वक्त, हम दिवाली के वक्त करते थे राजा हरिश्चंद्र। तो कृष्ण अवतार में वसुदेव करता था मैं, हरिश्चंद्र में राजा हरिश्चंद्र करता था। तो हम लोग मेहनत करके करते थे। तो एक वहाँ से शुरुआत हुआ। लेकिन प्रोफेशनल तौर पे अगर मैं बोलूँ तो राजीव मनचंदा हमारे एक दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं, हमारे सीनियर। उनके साथ मैंने जब नाटक किया हिसार में अभिषेक नाट्य मंच की तरफ से, तो वहाँ से एक सीरियस रंगमंच की शुरुआत हुई। पर इतना ज़रूर है कि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा। बहुत सारी कठिनाइयाँ देखने को मिली। जैसे अपनी ज़िंदगी को उस वक्त चलाने के लिए या घर में भी थोड़े हालात कमज़ोर थे, तो मैं साइकिल के पंचर भी लगाए हैं मैंने, जैसे, या आटे की चक्की भी चलाई है मैंने, किराने की दुकान पे भी काम किया है, या टीन की फैक्ट्री में भी काम किया जहाँ रोज़ हाथ कटते थे। लेकिन हम कपड़ा बांध के फिर भी करते थे, कपड़ा बांध के, क्योंकि पतरे होते थे भारी भारी। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी कुछ छोटी छोटी दुकान भी लगाई हैं, जैसे मीठी गोलियाँ भी बेचना बच्चों को, ये वो। ट्यूशन पढ़ाते थे। चांदी का काम मैंने 6 साल किया है पार्ट टाइम। टाइपिंग भी किया है, डिस्पैच रिसीट का काम भी किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे वो पड़ाव बीच बीच में आते रहे जहाँ चलती रही ज़िंदगी। पर
सच बताऊं तो कभी फिल्मों में आने का विचार नहीं था मेरा। था मेरा थिएटर करने का, कि मैं एनएसडी करूँगा, क्योंकि मेरा बैंक में भी प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पे सिलेक्शन हो चुका था। नेवी डॉकयार्ड में एज इंजीनियर विशाखापट्टनम में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, पर मैं नहीं गया। एक बार तो घर से ही भाग गया मैं नसीरुद्दीन शाह का प्ले देखने, अंधा युग, दिल्ली में। तो वहाँ पर एक दिन के लिए गया था नाटक देखने, तो मैं वहाँ 4 महीने रुका था। थोड़ा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, तो वो अलग कहानी है एक। पर मेरा मकसद था चिल्ड्रन थिएटर करना हरियाणा में आकर के। तो एनएसडी पास करने के बाद जब मैं एनएसडी रिपेटरी में गया, तो वहाँ एक प्रोफेशनल रंगमंच होता है और आपको पे भी करते हैं मंथली, सुबह 10 से 5 के करीब ऐसा होता है, फिर टूर जाते हैं उनके। तो वहाँ मुझे अचानक धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि मैं एक्टिंग थोड़ी अच्छी कर लेता हूँ या अच्छा एक्टर हूँ। तो वहाँ पर मुझे लगा कि अगर मुझे एक्टर बनना है या एक्टिंग करनी है, तो चिल्ड्रन थिएटर में जाकर मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ तो मैं डायरेक्शन कर पाऊँगा, बच्चों को सिखा पाऊँगा, वर्कशॉप ले पाऊँगा, ये कर पाऊँगा। हालांकि वो एक अच्छा काम था, पर फिर भी मैंने सोचा अगर एक्टिंग की तरफ इतना मेरा है, मतलब, और कहीं ना कहीं अनजाने रूप से ही जुड़ा हुआ था मैं नसीरुद्दीन शाह, बलराज साहनी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, कितने लोगों को बचपन से देखता रहा था। तो एक प्रकार से कुछ था शायद, लेकिन वो मैंने कभी अपने अंदर जानबूझकर ऐसा नहीं बोला कि मुझे फिल्में करनी है। पर शायद वो उस वक्त 96 के एंड में कहीं एकदम डिसाइड किया कि अगर एक्टिंग ही करनी है तो फिर मैं 500,000 लोगों के सामने क्यों, कम से कम 50 करोड़ लोगों के सामने क्यों ना करूं। तो एक ये अंदर एक बात आई और आ गया मैं। तो मैं कहा थिएटर तो मेरे साथ है, वो तो मैं करता रहूँगा और आज भी कर रहा हूँ। तो थिएटर भी मैंने छोड़ा नहीं है, तो इसलिए ऐसे आ गया। स्वयं की टोह लेते लेते ये समझ में आया कि यशपाल जी को अभिनय और केवल अभिनय से ही जुड़ना था, और वो भी अभिनेता के रूप में। शायद यही कारण था कि अभिनय से पहचान होने के बाद ही व्यावसायिक तौर पर सोच विचार आरंभ हुआ। हिसार से चंडीगढ़, फिर दिल्ली और मुंबई, बड़ा घुमावदार सफर था। पर मुंबई पहुंचकर अभिनेता बनने का सफर और भी पेचीदा था। उस पर भी यदि अपनी पसंद का ही काम करने की इच्छा बलवती हो तो पेचीदगियां और बढ़ भी जाती हैं। पर हर रात के बाद प्रातः भी तो निश्चित है। इतना आसान नहीं था सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कौन जानता था एक्चुअली देखा जाए तो। दिल्ली में चलो थिएटर मैं ठीक है थिएटर करता था, या बहुत लोग देखते थे, जितने लोग देखते थे उन्हीं को मालूम था कि हाँ ये अच्छा एक्टर है। बट यहाँ आकर के मैं किसको विश्वास दिलाता, या दोस्त लोग भी थे वो कैसे विश्वास दिलाते कि ये अच्छा एक्टर है अगर होता तो। और मुझे जो अच्छा काम मिला, जो अच्छी शुरुआत हुई, वो दोस्तों के थ्रू कभी नहीं हुई। वो ऐसे लोगों के थ्रू हुई जो कहीं ना कहीं मेरे कुछ या तो किस्से सुन चुके थे, या मेरे कुछ एक पागलपन सनकीपना सुन चुके थे, या शायद मेरे बारे में कुछ जानते थे। तो उन्होंने ही मुझे हेल्प किया और धीरे धीरे शुरुआत हुई। जैसे सुधीर मिश्रा एक डायरेक्टर हैं, या पंकज पराशर एक डायरेक्टर हैं, या श्याम बेनेगल हैं, या कुछ लोग जो कहीं ना कहीं से कुछ सुना मेरे बारे में, या मैंने कुछ मीटिंग्स के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं सीरियल मेन रोल में मना कर दिया। जब मैं ऐसे भूखों मर रहा था बॉम्बे में, तो मेन रोल में सीरियल मना कर दिया कि नहीं मैं आपके साथ फिल्म करूँगा। तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं याद रही। या कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी कि कई रोल मैंने कुछ काम हाथ में ना होते हुए, कुछ पैसा हाथ में ना होते हुए, मैंने बहुत सारे रोल मना किए। ऐसे वक्त पे सीरियल के लिए मना करना मेन रोल, वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने फिर भी कहा नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं करना। फिर एपिसोडिक सीरियल मैंने कहा चलो करते हैं, क्योंकि एपिसोडिक में आप फंसते नहीं हैं लंबे समय तक। फिर मजबूरी में एक आध सीरियल मुझे करना पड़ा, वो कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी का था एक और महाभारत या मौसम करके एक सीरियल था रवि कैम्यू का। ये थोड़े कुछ एपिसोड मैंने किए मजबूरी में कि चलो अभी
एक जिम्मेवारी है घर की, तो वो तो निभानी पड़ेगी। तो उधार मांगने से अच्छा है किसी से कि कुछ भी काम करके एक बार कर लो। पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि मैं कर नहीं पाया, फिर मैंने एपिसोडिक ही किए। अर्जुन नहीं, एकलव्य की भांति निशाना साधना और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन पाना वास्तव में निष्ठा का ही नतीजा हो सकता है। अभावों में घबराए बिना संघर्ष करना ही मंजिल की ओर ले जाता है। यशपाल जी ने भी अपने एक ऑडिशन की चर्चा कुछ ऐसे ही की थी। गोविंद निहलानी के साथ पहला फिल्म था ऑडिशन, बरसात के अंदर मैं गया था, मुझे याद है। यहाँ से ट्रेन पकड़ी थी, पैदल गया था स्टेशन से ये स्टेशन वो राजकमल स्टूडियो के पास जो स्टेशन है शिवा महालक्ष्मी उतर के फिर वहाँ से पैदल, तो बरसात थी, भीगा हुआ था, तो उसी में भीगे हुए उसमें मैंने गोविंद जी ने ऑडिशन दिया था। तो 2 स्पीच मैंने नाटकों की सुनाई थी, रास्ते और आइंस्टाइन, तो 2 नाटकों की स्पीच मैंने सुनाई थी, तो उनको बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने एक रोल दिया, छोटा सा रोल था, 2 सीन थे, 1084 की माँ फिल्म थी। तो उसके बाद फिर श्याम बेनेगल ने दिया एक रोल समर फिल्म में, जो कि बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद फिर कमर्शियल फिल्मों में थोड़ा एंट्री किया मैं। अर्जुन पंडित और शूल, ये 2 मेरी फिल्में थी जो शुरुआत में आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। लगान के बाद मैं कह सकता हूँ कि लगान के बाद हाँ थोड़ा मतलब फ़ोटो ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी फिर कि लोग पहचानते थे कि हाँ लाखा ये लगान में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने देखी थी फिल्म, इतनी अच्छी बिजनेस वाइज भी और ऐसे भी अच्छी बनी थी, तो काफ़ी उसकी चर्चा हुई। तो लगान के स्ट्रगल तो खैर आदमी का ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। आज मेरा कुछ और स्ट्रगल है कि कुछ ऐसे रोल करने हैं जो कि एक तो मेन रोल हों या बड़े रोल हों जिसके ऊपर कहानी हो, जिसमें कुछ चैलेंज हो। तो आज ये स्ट्रगल शुरू है, तो स्ट्रगल तो कभी खत्म नहीं होता। 1084 की माँ, सफर, अर्जुन पंडित, शूल, बवंडर, पुकार, लगान, अम्मा, गुनाह, दम, मुंबई से आया मेरा दोस्त, गंगा जल, अब तक 56, असंभव, धड़कने, यहाँ, अपहरण, बस एक पल, रिस्क और अनवर जैसी कितनी ही फिल्में उनके सशक्त अभिनय का प्रमाण हैं। इन सभी फिल्मों में इस खूबसूरत अभिनय और सफलता के लिए किसे देते हैं वे श्रेय, आइए उन्हीं से जाने। सफलता का सबसे बड़ा श्रेय अपनी माँ को ही देता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे सच बोलना सिखाया कि कभी झूठ नहीं बोलना। और मेरे ख्याल से एक्टिंग का या किसी भी इस फील्ड का आर्टिस्ट के फील्ड में जो भी है, मेरे ख्याल सच्चाई से बड़ा कुछ ताकत नहीं, क्योंकि झूठ आप बोल नहीं सकते, पकड़े जाओगे, क्योंकि ये कैमरा इतना स्ट्रॉन्ग है। और ये चाहे पेंटिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे कोई भी हो, ऑडियंस आज नहीं तो कल समझ जाती है कि आप ज़्यादा देर तक बुद्धू नहीं बना सकते। तो एक सच्चाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहला लेसन उनका वही था, और उनको और बड़े भैया को, बड़ी सिस्टर हैं जो जिनको लेकर के मैं, जो मेरे मदर फादर जैसे ही हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा श्रेय है। उसके बाद प्रतिभा, वाइफ। Behind every successful man there is a woman. यशपाल जी से बातें करके, उनकी पत्नी प्रतिभा से मिलकर यूं लगा मानो ईश्वर ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा हो। खुशियों में संग संग मुस्कुराते और गमों में संग संग पल के भिगोते इस युगल के साथ बीते हमारे ये पल। उसके लिए बस एक विल पावर होनी जरूरी थी और आपस में एक प्यार, उससे संभल जाती है। सूखे गीले कितने ही एहसास हर पल में निहित होते हैं। कुछ पलों में ठहाके छिपे होते हैं तो कुछ में एक भीगा सा एहसास। कुछ बीते पल यशपाल जी की आंखों में चलचित्र से घूम गए और उन आंखों की नमी सारी फिजा में बिखर गई। वो वाकया जो छू गया हम सभी को, वो कुछ ऐसा था। मतलब उस वक्त जब मैंने खुद अकेले सोचा था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तब तो मैं अकेली थी।
लेकिन जब हम दोनों मिल गए तो मतलब वो ये बोलते हैं ना, गाड़ी के दो पहिए बन गए। तो सफ़र थोड़ा बीच में मुश्किलों भरा भी हो जाता है। फिर जब खुशियाँ दुख जब बांटने होते तो आसान भी हो जाता है। नाट्य रंगमंच से जुड़ी प्रतिभा जी और नन्हे मियाँ को देखकर यूं लगा कि मानो स्वर्ग तो यही है, जमीन पर, हमारे घर में, हमारे परिवार के बीच। वर्तमान बस बीतते बीतते इतिहास हो जाता है। जिंदगी की गुजरती घड़ियां पलकों के पीछे कहीं घर बना लेती हैं। आंखें बंद भी करने की जरूरत नहीं और आप अपना बीता हुआ हर पल जी लेते हैं। यशपाल शर्मा जी के जीवन में उनके बचपन का एक वाकया कुछ ऐसे गुजरा। छोटा था, मैं स्कूल में था और मेरी माँ एक्चुअली वो चाय की एक डिबिया होती थी काले रंग की हमारे यहाँ, तो उसमें चाय की पत्ती होती थी, तो उसमें मेरी मदर ना कभी कभी पैसे रख दिया करते थे। अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक गाजर वाला रेहड़ी लेकर के आया था, छपरी वाला, तो उसने मेरे एक अंकल थे, जितेंद्र अंकल, उन्होंने काफ़ी सारी गाजरें खरीदी थी, तो एक गाजर उन्होंने अच्छी बड़ी लंबी मुझे दी खाने के लिए, तो मैं गाजर खा रहा था, तो उधर मेरी माँ गुस्से में घूम रही थी कि यहाँ से 20 पैसे किसने उठाए हैं। वो एक तांबे का 20 पैसा आता था, तांबे का गोल सा अठन्नी जैसा, तो वो 20 पैसा वहाँ से चुरा लिया था किसी ने। तो वहाँ से मैं गाजर खा रहा था और उसको एकदम समझ में आ गया मेरी माँ को कि इसी ने चुराया है। तो उसने जो पकड़ के मेरी पिटाई की थी और फिर बांध करके एक हमारे इतने मोटे पाए की खाट थी हमारी चारपाई, उसमें बांध करके मेरे को रखा था। मैं पूरा शाम तक रोता रहा। फिर शाम को जब चाय बनी तो चाय छलनी में जब छानने लगे तो उस छलनी में वो 20 पैसे पड़े मिले। तो मेरी माँ इतनी रोई उसके बाद फिर उसने मेरे खोला, मैं वहीं बंधा हुआ था तब तक, फिर उसने खोला, मेरे को खूब प्यार किया। तो ये एक बात है, कभी हंसी भी आ जाती है, रोना भी आ जाता है, ये एक मिक्सचर सा है कुछ, ये घटना अच्छी है। हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और उस दिल में होती है पसंद और नापसंद। यशपाल शर्मा जी को क्या पसंद है और क्या वे नापसंद करते हैं, आइए क्यों ना उन्हीं से पूछें। पसंद तो मुझे सबसे पहले अपना बच्चा बहुत पसंद है, परिवार बहुत पसंद है, मेरे बड़े भैया हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी मदर थी जो बहुत पसंद थी, कुछ खाना है, कढ़ी चावल है जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ फिल्में हैं पुरानी, चार्ली चैपलिन की भी और बेनहर जैसे काफ़ी फिल्में हैं ऐसी हिंदी भी जो मुझे बहुत पसंद हैं। और जो मुझे पसंद नहीं है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ बनावटीपन, एक जो दिखावा जो बहुत करते हैं, जो वो होते नहीं हैं वो दिखाने की जो कोशिश करते हैं। बल्कि मैं पसंद उनको करता हूँ जो इतने बड़े होते हैं लेकिन दिखाते कुछ भी नहीं। वो अगर पूरा इतना बड़ा अगर उनका पर्सनालिटी होता है तो वो इतना सा दिखाते हैं, इतना शो करते हैं। और मुझे हेट उन लोगों से है जो पर्सनालिटी होती छोटी सी है और वो दिखाते हैं इतना बड़ा। तो बनावटीपन से बहुत मुझे नफरत है, या किसी को कोई विश्वासघात करे, धोखा दे, या आपको अंडर एस्टिमेट करे जो हमेशा, वो उन लोगों से बड़ी नफरत है। 2004 में उन्हें खलनायकी के लिए गंगाजल फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। इसी वर्ष स्क्रीन वीकली अवार्ड्स द्वारा भी वे गंगाजल में बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट हुए। साथ ही जी सिने अवार्ड्स द्वारा भी इस फिल्म में पॉपुलर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए। परेशानियों को सम्मान की तरह मान, उसे बिना प्रभावित हुए, बिना टूटे, बिना बिखरे, पूरी लगन और निष्ठा के साथ यशपाल जी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। ऐसे व्यक्ति वेद और पुराण सरीखे होते हैं। आइए इनसे मांगे हम अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन। मास के लिए मैं संदेश, मतलब क्योंकि ग्लैमर से जुड़ करके बहुत लोग हैं जो मतलब झूठ मूठ वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन उसके पीछे की जो ज़िंदगी है उसको
ज़रूर जानें। और जो लोग ग्लैमरस वर्ल्ड में हैं, उनकी पीछे की ज़िंदगी में क्या गुजरा है या किस तरीके से वो वहाँ तक पहुँचे, या उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है या कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, वो उस चीज़ को जानें और अपने आप के अंदर के टैलेंट को भी जानें, तभी इस तरफ कदम रखें तो ज़्यादा अच्छा हो। यशपाल शर्मा जी अपनी व्यावसायिक जिंदगी में खूब तरक्की करें और अधिक नाम कमाएं, उनका हर ख्वाब सच्चाई में परिणित हो जाए और साथ ही अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी खुशियां हमेशा उनका आंगन महकाएं। ऐसी हैं हमारी मंगल कामनाएं। समय कहाँ ठहरता है किसी के लिए, लीजिए वो नहीं ठहरा हमारे लिए भी, और समय आ गया कि आपसे इजाजत ली जाए। तो कारवां में अगले सितारे से मुलाकात करने के लिए आपको करना होगा इंतजार। उसके लिए दीजिए इजाजत जेवी मनीषा को। नमस्कार।